हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। तो आज का जो वीडियो है वो मैथिली ऑप्शनल के लिए है और ये जो कॉपी मुझे प्राप्त हुई है बीपीएससी से, आरटीआई के द्वारा मुझे ये कॉपी प्राप्त हुई है मैथिली ऑप्शनल का, जो मैंने लिखा था बीपीएससी में। तो 66th बीपीएससी का मैथिली ऑप्शनल का पेपर, इसमें सीखने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ मिलेगा। आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आप इसको वीडियो को देखेंगे, हर क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट है, क्या डलना चाहिए, किस टाइप से आपको फॉर्मेटिंग रखना है, वो सारा कुछ आप देख के सीख सकते हैं। प्लस साथ में और भी कुछ कुछ जो एडिशनल चीज़ें होंगी वो मैं साथ में बताता चला जाऊँगा। तो मैथिली ऑप्शनल वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैथिली में मुझको हाईएस्ट मार्क्स मिला था। तो ये एक पैरामीटर यहाँ से भी आ जाता है कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था। इसमें ये जो क्वेश्चन था आपका कि मैथिली भाषा का प्राचीन और मध्यकालीन युग, इसको डिस्कस करने के लिए बताया गया था। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में वही चीज़ दिया है कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसके बाद फिर कैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में इसको बांटा गया है। फिर गोविंद झा जी इसको कैसे 4 भाग में बांटे हैं, उनका भी टाइमिंग मैंने लिखा है। इसके हिसाब से उद्भव युग उन्होंने बताया था। तो उद्भव, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग। तो उद्भव युग जो इन्होंने बताया है उसमें क्या क्या मेन कंटेंट था, वो सारा कंटेंट एक जगह पे आ गया कि इसके अंदर में एग्जाम्पल सिद्ध साहित्य, डाक एवं गागक, वचनावली, प्राकृत पैगलम, ये जो भी इसका अंदर कंटेंट था वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। प्लस नेक्स्ट जो है, इस काल में मैथिली की क्या विशेषता थी वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। चूँकि ये पूछा नहीं गया है इस वजह से इसको गौन रखा गया है आंसर में। इसके आगे जो प्राचीन युग है, ये क्वेश्चन का पार्ट है जो कि पूछा गया है। तो इसका सबसे पहला टाइमलाइन वो बताया गया है। टाइमलाइन के अंदर में कौन कौन सा चीज़ है जो कि प्राचीन युग के अंतर्गत रखा गया है और इसकी जो विशेषता है वो मुख्य तौर पे पूछी गई है। तो उस विशेषता में आपका जो वर्ण है, स्वन है, उस संबंधी विशेषता, उसको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है। नासिक व्यंजन का प्रयोग, फिर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता था, उसकी जगह पे कुछ और वर्ड यूज करते थे हम लोग। व्याकरण संबंधी विशेषता में कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता था, स्पेसिफिक, जैसे कर्ता में ये लगता था, कर्ण में या संबंध में अरे इसका प्रयोग होता था। इसी प्रकार से सर्वनाम में प्राचीन मैथिली में जैसे जाही ताही का प्रयोग होता था, जो कि आधुनिक मैथिली में जकरा या जकर, तकर, उस टाइप से वो कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा कुछ कुछ वैसा भी सर्वनाम था जो कि अभी लुप्त हो गया है बिल्कुल उस तरीके से, जैसे जसु, तसु, तो ये प्रयोग अब नहीं होता है। क्रियापद में जो है धातु रूप का प्रयोग होता था काफ़ी सारा, जैसे देख, देखिए, देखते। भूतकाल बनाने के लिए दो रीति का प्रयोग होता था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। शब्द संबंधी विशेषता, तो शब्द में कुछ कुछ वैसे प्राचीन का मैथिली में वर्ड थे जिसका कि अभी दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, जैसे अकामिक है तो उसको अचानक यूज करते हैं। तो ये पूरा जो प्राचीन युग की विशेषता है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मध्यकालीन युग। तो मध्यकालीन युग में भी वही सेम पैटर्न कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंटेंट क्या है, मेन राइटर कौन कौन है, फिर उसके बाद फिर सीधा इसका विशेषता पे आ जाएंगे। तो विशेषता में अपभ्रंश का प्रभाव कैसे खत्म हो गया, व्याकरण में कैसे संबंध में अरी का क होने लग गया, फिर मय की जगह पे हम का स्थान शुरू हो गया, विशेषण और संबंध कारक में क्या विशेषता आ गई, बहुपदीय क्रियापद का प्रयोग देखने को मिला, संयुक्त क्रियापद बहुत जगह पे मध्यकालीन मैथिली में छूटा हुआ रहता है, जैसे बड़ उत्तम स्थान, आधुनिक मैथिली में बड़ उत्तम स्थान छी, तो इस टाइप से वो कन्वर्जन हो चुका है। फिर क्रियापद में तो इस हिसाब से ये पूरा ये चीज़ चला है। फिर आधुनिक कालीन मैथिली का भी मैंने थोड़ा सा ये चीज़ दिया है कि आधुनिक काल में कैसे आगे बढ़ा, चूँकि ये पूछा नहीं गया है इसलिए इसको एलिब्रेट करके डिस्कस करके वो चीज़ नहीं किया गया है। तो ये इस हिसाब से ये आंसर लिखा हुआ है। इसमें मुझको 30 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर ग्रियर्सन और गोविंद झा, पंडित गोविंद झा जी, उनके द्वारा जो मैथिली का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है, भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से मैथिली का क्षेत्र बांटा गया है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था।
तो उस क्वेश्चन को मैंने, जैसा कि मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि ये आप मैप बना के दिखा सकते हैं कि कैसे उस पर प्रभाव पड़ा है क्या क्या, ये मेरा इंट्रोडक्शन में मैंने यूज किया। उसके बाद फिर ग्रियर्सन साहब जो अपने किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बांटे हैं, इसमें 7 भाग में नोट्स में बताया गया था, जबकि बुक में वो 6 ही भाग है। तो वो आप लोग 6 भाग के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर पंडित गोविंद झा जी इसको कैसे डिवाइड किए हैं, तो इन्होंने क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड किया है, शिक्षा स्तर के हिसाब से और व्यवसाय के हिसाब से। इसके बाद भी जो है मुख्यतः इसको मैथिली का जो उपभाषा है इसको 8 भाग में वर्गीकृत करते हैं। तो मानक मैथिली में, ये मैंने जो मैथिली का सिलेबस डिस्कशन का वीडियो था उसमें यही चीज़ मैंने बताया था। तो इसको लिखना कैसे है वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखता है, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया, छिका छिकी बोली हो गई, पश्चिमी बोली हो गई, उत्तरी मैथिली, जोल्हा बोली, केंद्रीय मैथिली। तो इस प्रकार से इसमें मुझको 31 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिला है। तो ये सेकेंड वाला पोर्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि मैथिली का मगही और भोजपुरी के साथ में संबंध, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें भी तीनों की उत्पत्ति में क्या समानता है उस चीज़ को इंट्रोडक्शन में दिखाया है मैंने, कैसे तीनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए, कैसे माना जा रहा है। तो उसके हिसाब से जो सुनीति कुमार चटर्जी जी का मत है, मागधी कुल में ही तीनों को रखा गया है, वो मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया है। उसी जगह पे उमेश मिश्र जी भी अपना मत रखते हैं, वो भी मगधी कुल में ही बांटते हैं, मगधी कुल के अंतर्गत में इन तीनों भाषाओं को रखते हैं, तो उसका मैंने दिखाया। अब जब ये पता चल गया कि मागधी कुल में ही है, तीनों में समानता होगी, तीनों में कुछ कुछ ये है, फिर भी अलग अस्तित्व कैसे रखता है, तो अलग साथ में, हाँ तीसरा पॉइंट यहाँ ग्रियर्सन जी का भी मत रखा है मैंने, तो ग्रियर्सन जी का भी मत यहाँ पे आप डाल सकते हैं लास्ट में। फिर वही इसका जो संबंध है, संबंध के तौर पे मेनली आपको ये दिखाना होता है कि तीनों में आपसी संबंध तो है क्योंकि ऑरिजिन सेम है, फिर भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी बेसिस पे तीनों एक अलग भाषा के तौर पे स्थापित हैं। तो इसमें मैंने पहला लिंग का प्रयोग, तो लिंग में जो है क्रिया विशेषण में अर्थगत लिंग की विद्यमानता जो है वो मैथिली में सीमित है, जबकि ये चीज़ बाकी जगह पे नहीं होता है। भोजपुरी में ये प्रवृत्ति मिलता है लेकिन मगही में ये प्रयोग नहीं होता है। उसी को मैंने यहाँ उदाहरण पे दिखाया है। उदाहरण को इसी तरीके से आपको बॉक्स बना के घेर के दिखा देना है कि बिल्कुल क्लैरिटी हो कि ये एग्जाम्पल है। अगर आपका जो पॉइंट आप ऊपर लिख रहे हैं अगर वो नहीं भी लिखा जाता है तो सिर्फ एग्जाम्पल आपका अगर कोई एग्जामिनर चेक करे तो उतने से भी समझ जाए कि अंदर क्या लिखा हुआ होगा। इसी प्रकार से वचन में कैसे परिवर्तन होता है, वचन में परसर्ग लगा के कि क्या कैसे बनता है, तो उसका डिफरेंस, फिर संबंध कारक का प्रयोग में डिफरेंस मैंने दिखाया है। फिर आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम एक वचन में, उसमें कैसे चेंजेज हैं तीनों भाषा में वो दिख जाता है। बाकी विभक्ति सब में प्रयोग। नेक्स्ट है आपका शब्द भंडार में क्या है, शब्द भंडार में आपका मैथिली और मगही जो है वो बांग्ला से ज़्यादा नज़दीक है, जबकि भोजपुरी पर अवधी और ब्रज भाषा का प्रभाव ज़्यादा देखने में मिलता है। फिर भी जो है तीनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन है, एक ही कुल का है, तो काफ़ी समानता भी देखने में मिल जाती है। तो इसमें मुझे 30 मार्क्स मिले हैं। तो ये आपका सेक्शन 1 वाला पार्ट था। तो सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं कि मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो तीनों का तीनों भाषा वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कंपेयर टू साहित्य। तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाषा से लिखें साहित्य से लिखें, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उस सेक्शन को आप पिक करें। इसमें कुछ ज़्यादा ये सोचने वाली विषय नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन दिया गया था विद्यापति जी का। तो ये विद्यापति का क्वेश्चन ये था कि इनके जो पद रचित हैं इसमें श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों का ही स्वाद मिलता है। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने विद्यापति जी का कहाँ कहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कैसे उसको रखा गया है, और उसमें दोनों ही चीज़ श्रृंगार और भक्ति दोनों दिखते हैं, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब जो श्रृंगार रस है उसमें स्वकीय प्रेम का भाव देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये श्रृंगार जो है जो हर जगह पे सर्किल किया हुआ है, तो ये मेरे द्वारा गलत लिखा गया है। तो इस तरीके का अगर मिस्टेक आप नहीं करते हैं तो उस पर भी आपका मार्क्स जो है थोड़ा बेहतर आएगा। ये थोड़ा गलत है लिखा हुआ, इसको आप लोग सुधार लेंगे अब आप जब आंसर लिखेंगे। तो
तो विद्यापति जी जो लिखते हैं पद, उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही दिखता है। तो संयोग श्रृंगार के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद फिर उसका डिटेल डिस्कशन यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया है। जैसे अभिसार है तो अभिसार के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, चंदा दुर्जन गमन विरोधी उगल गगन भरी नरवत बहरी मोरा। फिर रागोदय, रागोदय का भी, तो ये जो आप लाइन लिखेंगे इसको बिल्कुल बॉक्स बना के क्लियर कट दिखना चाहिए कि अलग से इसका उदाहरण है, तो इस पर आपको विशेष जोड़ देना है। प्रीति वर्णन है, चाटु गीत है, तो ये बिल्कुल पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए, ये विजिबल होना चाहिए एग्जामिनर को, उस पर आपका विशेष फोकस रहना चाहिए। फिर रति विलास का पद है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आपका वियोग श्रृंगार का है। तो वियोग श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो महाभाव है, महाभाव का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अनुखन माधव माधव सुमिरते सुंदरी भेल मधाई, ओ निजभाव स्वभावी विसरल आपन गुण लुभधाई। फिर विरह वर्णन का पद है, फिर विरह गीत है। इस तरीके से इनका श्रृंगारिक वाला पद पूरा क्लियर कट निकल के आ जाता है। तो श्रृंगारिक में कैसे वो पद में रस दिख रहा है वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ श्रृंगार उसको लेते हुए। फिर आ जाता है आपका भक्ति वाला पद। तो भक्ति में पहला पार्ट मैंने यहाँ भगवती का गीत, वो वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया है, इसको भी उदाहरण के साथ में हम लोग लेके आए हैं। फिर साथ में इनका भक्ति में वैराग्य भाव भी दिखता है, जैसे तातल साकत बारी बिंदु सम सूतमीत रमनी समाजे। इसके अलावा बाकी सब देवी देवता का गीत भी है, जैसे कृष्ण जी का है, शिव जी का है। तो इस तरीके से दोनों ही एरिया को कवर कर लिया गया। फाइनली कंक्लूजन में यही लिख दिया गया है कि इनमें श्रृंगार और भक्ति दोनों का रसात्मक अभिव्यक्ति को केंद्र में रखा गया है। तो यहाँ पे भी 31 मार्क्स मुझको दिया गया है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि कविश्वर चंदा झा जी को आधुनिक मैथिली का जनक माना जाता है। इसी को आपको डिस्कस करना था। तो इंट्रोडक्शन में इन्हीं के बारे में बात की गई है। अब उसको किस बेसिस पे उनको आधुनिक काल का जनक माना जाता है वो डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव यहाँ पे देना है। जैसे डिफरेंट लैंग्वेज जानते थे तो भाषाविद, डिफरेंट रचना है तो रचना आपको लिख देना है। उसके बाद फिर आपका अनुवादक के तौर पे उन्होंने विद्यापति जी का जो संस्कृत नाटक था पुरुष परीक्षा, उसका उन्होंने अनुवाद किया था। फिर अनुसंधानकर्ता के रूप में जिन्होंने बताया कि विद्यापति मैथिली रचनाकार थे। फिर संपादकीय के रूप में बाबा रामदास जी का जो पद था उसका इन्होंने संपादकीय का कार्य किया था। राजकीय संरक्षण में इन्होंने सारी रचनाएं की थी। फिर समाज सापेक्ष और समाज निरपेक्ष दोनों ही प्रकार की रचनाएं इन्होंने की है। जैसे समाज सापेक्ष वाले में क्या है कि वैसा रचना होता है जिसमें कि समाज पे बिल्कुल उसका डायरेक्टली उसका रिलेशन है, वो समाज की ही परिस्थिति को दिखलाता है। तो यहाँ पे भी उदाहरण मैंने बॉक्स में करके डाला है। दूध दही नहीं फड़े चाव आम, अस्थि चम लोग के दिखे छे गाम गाम। तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर समाज निरपेक्ष, इस वाले में जो आपका मिथिला भाषा रामायण है उसका कोई भी पद आप उठा के यहाँ पे एज ए उदाहरण डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सुंदरकांड का ही उदाहरण यहाँ पे डाल दिया है। पथ विश्राम नहीं भोजन आज, अच्छी कर्तव्य राम प्रिय काज। नेक्स्ट इनका पॉइंट है राष्ट्रवादी कवि के रूप में, कि ब्रिटिश शासन के प्रति जो उनका उद्गार था उसको उन्होंने व्यक्त किया है। इसका भी एग्जाम्पल है न्यायिक भवन कचहरी नाम, सब अन्याय भरल यही ठाम। फिर जो है व्यंग वक्रोक्ति, व्यंग भी इस तरीके से अपना प्रेजेंट कर दिए हैं, उसका भी लाइन है। इनको उपाधि दिया गया था कविश्वर का, जो कि उपहास बस इनको दिया गया था, इसको भी उन्होंने साक्षात करके दिखाया। फिर विनोद प्रियता को लेके डॉक्टर रमानाथ झा जी इनके बारे में बोलते हैं कि हिनक रचना के पढ़ी कतहूँ एहन आवास नहीं होते छी जे सत्य के छोड़ी अतिशयोक्ति या अतिरंजन में कवित्व कतहूँ नहीं भेल छी, कतहूँ बही गेल छी। तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर फाइनली इनको कंक्लूड मैंने इस तरीके से किया है। अमरनाथ झा जी का स्टेटमेंट है कि कविश्वर चंदा झा पहिल व्यक्ति भेला जे मैथिली साहित्यक गति अवरोध के चिन्हल आ तकरा नवीन गति प्रदान कर ओकरा देश समाजक अनुकूल बनाओ। इस प्रकार से फाइनली मैंने इसको लास्ट में कंक्लूड किया है। तो इसमें मुझको 33 मार्क्स दिया गया है। अगला पार्ट है आपका व्याख्या वाला पार्ट। तो व्याख्या वाला पार्ट मैंने जो पहला था विद्यापति जी का पद वो मैंने चूज किया था। तो इसको जब आप शुरू करेंगे तो जो उसमें मुश्किल शब्द हैं उसका सिंपल
अर्थ आप यहाँ पे लिख देंगे कठिन शब्दार्थ के तौर पे। इसको व्याख्या वाला पोर्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो कठिन शब्दार्थ आपको जो भी उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं 2-4 उसको मेंशन करते हुए उसका सिंपल जो तत्कालीन अभी जो आधुनिक मैथिली है, आधुनिक या आम बोलचाल की भाषा है, उसमें क्या उसका लैंग्वेज है, क्या मतलब है, वो लिख देना है। उसके बाद फिर जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप पंक्ति परिचय प्लस साथ में जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी इस चीज़ को बताना है। तो पंक्ति परिचय में कहाँ से लिया गया है, किस चीज़ के बारे में है, वो चीज़ को लिखना है। जैसे ये वाला पद में राधा का सौंदर्य वर्णन ये सखी से कर रहे हैं कृष्ण जी। अब ये वाला पार्ट को देखते हुए उसके साथ में आप विद्यापति के जो लेखक परिचय है वो भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो डिटेल्ड इसका वर्णन है, जो भावार्थ है, उस चीज़ को आप शाब्दिक अर्थ देंगे, साथ में उसका भावार्थ है उसको भी ऐड करेंगे। तो शाब्दिक अर्थ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर उससे कैसे उत्प्रेक्षा या उपमा कोई भी अलंकार का प्रयोग जैसे किया गया है तो उसको साथ साथ में यहाँ पे भी दिखाया जा सकता है कि कैसे किस चीज़ से तुलना की गई है। तो वहाँ अलंकार वाला साथ में उसको आप अंडरलाइन अगर कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। तो वहाँ पे भी आप ये एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर कि विद्यापति जी से किन से प्रभावित हुए, ये वाला पार्ट आप ऐड कर सकते हैं। आगे इनसे कौन प्रभावित हुआ ये अगला पैराग्राफ हो जाएगा हमारा। साथ में इनका जो काव्य पक्ष है वो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा रस है, कौन सा शैली है, कौन सा गुण देखने को मिलता है, वो आप लास्ट में ऐड कर दे सकते हैं। तो ये आपका जो काव्य पक्ष है वो मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका जो मैंने व्याख्या लिखा था, ये था आपका मिथिला भाषा रामायण से। तो इसमें भी सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया है। कठिन शब्दार्थ जो है वो मैंने उठा लिया, फिर कहाँ से लिया गया है, किस संदर्भ में ये चीज़ बात की गई है, उस चीज़ को मैंने लिखा है। और इसका बेसिक क्या दिखाने का मकसद है कि हनुमान जी की वीरता, कर्तव्यपरायणता, उनका निर्भय रूप, वो दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। और बाकी उसका फिर डिटेल्ड में उसका एनालिसिस जो लाइन में लिखा गया है उसी का शाब्दिक अर्थ मैंने यहाँ पे आगे लिखा है। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर उसके बाद फिर आपको सेम चीज़ दिखाना होगा कि कैसे आधुनिक मैथिली साहित्य पे इनका प्रभाव हम लोग को आगे के सारे साहित्यकार पे देखने को मिलता है। प्लस साथ में इस पद में आपको क्या रस है, क्या अलंकार है, क्या गुण है, वो सारा कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मुझको 17 मार्क्स मिले थे। तो टोटल जो व्याख्या है उसमें मुझको 35 मार्क्स मिले थे। तो ये काफ़ी ही अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से अगर आप व्याख्या करते हैं तो आपको मार्क्स बेहतर मिलेगा। तो आज का जो मैथिली का है पेपर, ये पूरे तरीके से आप लोगों ने समझा, देखा। इससे जो भी लेसन लेना हो आप आगे आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग करने में आपको ये सारे टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। इसी लाइन पे हम लोग जो जीएस का पेपर है उसको भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो जीएस का पेपर भी मुझको आरटीआई से प्राप्त हो चुका है, तो उसको भी हम लोग आने वाले सेशन में देखेंगे और उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।